नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत का बजट। कहा उत्तराखंड में खुलेंगे संभावनाओं के द्वार, देश की इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली से फिर खाली हाथ लौटे सीएम धामी। कैबिनेट विस्तार के इंतजार में बैठे दिग्गजों का टूटने लगा सब्र का बांध। सवाल आखिर कहां फंस रहा है पेच? क्या 27 से पहले भरे जाएंगे खाली 5 पद? देहरादून में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या से फैली सनसनी। धमकी मिलने की शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस। नाराज लोगों ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। और कोटद्वार मामले ने पकड़ा तूल। बीच बचाव करने वाले दीपक पर नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बड़ा सवाल, क्या हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के चेहरे पुलिस पहचान नहीं पाई? हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट पर प्रेस वार्ता कर कुछ जवाब दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि यह बजट देश को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी को बढ़ावा देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है। धामी कैबिनेट विस्तार की इंतहा हो चली है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब ये इंतजार शायद इंतजार ही रहने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से खाली हाथ लौट आए हैं, जिसकी वजह से नेताओं के चेहरों पर मायूसी है। रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट विस्तार की इंतहा। मंत्रिमंडल विस्तार को नहीं मिला दिल्ली का साथ। फिर खाली हाथ लौटे सीएम साहब। क्या नेताओं का मंत्री बनने का सपना होगा साकार? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड खाली हाथ लौटने पर उन नेताओं के चेहरों पर मायूसी है जो कैबिनेट में मंत्री की कुर्सी पाने का सपना सजोए बैठे हैं। दरअसल सूबे में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि कैबिनेट में 5 मंत्री पद खाली है, लेकिन कैबिनेट विस्तार कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। सीएम धामी जब जब दिल्ली दौड़ लगाते हैं तब तब प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होने लगती है। विधायक भी अपनी अपनी लॉबिंग में जुट जाते हैं, सीएम आवास के चक्कर लगने लगते हैं। मगर जैसे ही सीएम धामी दिल्ली से खाली हाथ लौटते हैं तो उनके चेहरों पर एक मायूसी साफ दिखाई देती है। अब कैबिनेट विस्तार पर पेच हाईकमान के पास फंसा है या फिर सूबे की सियासी गलियारों में, इसका जवाब शायद सीएम धामी ही दे सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कई बार कैबिनेट विस्तार की संकेत दे चुके हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से हरी झंडी न मिलने पर अपनों की नाराजगी बढ़ रही है और पार्टी के लिए चुनौती, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। एक तरफ चुनावी तैयारी और दूसरी तरफ अधूरी कैबिनेट, जिसके लिए कई विधायक सपने सजोए बैठे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा। और शायद इसी उम्मीद से वो अभी तक जी जान से पार्टी के लिए काम भी करते रहे होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसे में पार्टी के लिए ये नेता मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के भीतर पहले ही गुटबाजी और नेताओं में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। अगर कैबिनेट विस्तार न होने से ये नेता नाराज हुए तो भाजपा के लिए इन्हें मनाना भारी पड़ सकता है।
उत्तराखंड में कानून व्यवस्था इस कदर चौपट हो चली है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। यूं कहे कि गुंडागर्दी मचाने वालों के चेहरे पुलिस की आंखों के सामने होते हैं, लेकिन मजाल है कि पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। अब कोटद्वार वाला मामला ही देख लीजिए। पुलिस ने 2 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद में वो व्यक्ति जिसने माहौल को बिगड़ने से बचाने की कोशिश की, जो देश का हीरो बन गया, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बजरंग दल की मौज, पुलिस का इकबाल पड़ा कमजोर। देश के हीरो मोहम्मद दीपक पर चला रहे जोर, उपद्रवियों के लिए आग पर पड़ा पर्दा। उत्तराखंड में चौपट हुई कानून व्यवस्था। उत्तराखंड की मित्र पुलिस, जिनसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सटीक साबित होती दिखाई दे रही है। अब कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान वाला मामला ही देख लीजिए। इस प्रकरण को 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते बाद जाकर पुलिस जागी है और शांति भंग करने के आरोप में FIR दर्ज की जाती है, लेकिन अब ये मुकदमा चर्चाओं में आ गया है। दरअसल पौड़ी पुलिस का जोर मोहम्मद दीपक पर चला है, ये साबित किया है दर्ज हुई FIR ने। बता दें कि FIR में मोहम्मद दीपक नामजद आरोपी है और असल में कोटद्वार की आबो हवा में जहर घोलने का काम करने वालों को अज्ञात बता दिया गया, जबकि उन अज्ञातों की पहचान पुलिस चंद मिनटों में कर सकती है, क्योंकि सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी शक्लें इन वायरल वीडियोस में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये घटना वाले दिन यानी कि 26 जनवरी का वीडियो है। इसमें खुद को बजरंग दल का बताने वाले गुंडे साफ नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो शायद डिप्टी SP चंद्रमोहन सेमवाल, पौड़ी SSP सर्वेश पवार और तो DIG करण सिंह के पास नहीं गया है। शायद पुलिस के पास 31 जनवरी का वो वीडियो भी नहीं पहुंचा होगा, जब बजरंग दल के कार्यकर्ता देहरादून से कोटद्वार के लिए पहुंचे थे और वहां जाकर जमकर हंगामा काटा, मारपीट की। हैरत की बात तो यह है कि उस वक्त कोटद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक कार्यक्रम के लिए वहां मौजूद थे, मगर शहर में हंगामा काटने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेना या उनकी पहचान कर पाना या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना उत्तराखंड पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोटद्वार में पुलिस की आंखों के सामने समाज को बांटने वाले नारे लगाते रहे, मारपीट करते रहे। बीच बचाव करने वाले दीपक के घर पर धावा बोला गया, लेकिन पुलिसकर्मी तमाशबीन की तरह हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही और जब वक्त एक्शन लेने का आया तो इन बजरंग दली गुंडों को अज्ञात बता दिया गया। ये इस तरीके की घटनाएं जिनमें लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, दुर्भाग्य से ऐसे सारे हुडलम भाजपा से जुड़े हुए ऐसा लगता है कि उनको अपनी सरकार में विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो सरकार के पास अर्जी लगाएं यदि कहीं कोई गलत हो रहा है जब तो, और कानून के मुताबिक राज्य चलना चाहिए। जो कानून कहता है उसके मुताबिक राज्य चले। तो हुडलमों से, हुडलम गर्दी के खिलाफ जिस तरीके से हुड़दंगी आज समाज का संचालन कर रहे हैं, ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, मैं उनकी सराहना करता हूं। अब सवाल DGP साहब आपसे है और आपको एक सलाह भी देना चाहेंगे। क्या उत्तराखंड में वाकई कानून अंधा हो चला है? क्या न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतारकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने अपनी आंखों पर बांध ली है? क्या गुंडों की पहचान करना उत्तराखंड की पुलिस के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि आंखों के सामने उपद्रवी है फिर भी उन्हें अज्ञात बताया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो DGP साहब हमारी एक सलाह है, जरा अपने पुलिस कर्मियों के लिए थाने चौकियों में फ्री आई टेस्ट शिविर लगवा दीजिए, ताकि उन्हें गुंडे नजर आए, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रथा पर ब्रेक लगाया जा सके। या फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि कोटद्वार में जिस शख्स को आरोपी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, असल में वो देश का हीरो बन चुका है। दीपक ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल पेश की है, जिसकी तारीफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद की। प्रदेश भर में उनकी सराहना हो रही है, लेकिन आपकी पुलिस उनको दोषी बता रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था न सिर्फ राज्य बल्कि देश के माथे पर काले धब्बे की तरह दिखने लगी है। कोटद्वार में जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने वहां का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, उससे न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि मोदी सरकार की भी फजीहत हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। जो उत्तराखंड कभी अपने शांत और सुकून भरे वातावरण के लिए जाना जाता था, जिस उत्तराखंड को इस देश का मस्तक माना जाता था, अब वही उत्तराखंड और वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था इस देश के माथे पर काले धब्बे की तरह दिखने लगी है। पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती देने वाली कई वारदातों ने इस राज्य में अलग अलग धर्मों के बीच एक गहरी लकीर खींचनी शुरू कर दी है। खासतौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य तेजी से बढ़ा है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अवैध कब्जे बताकर उत्तराखंड में कई मजारों को तोड़ दिया। इनमें से कई बरसों पुरानी मजारें भी थी। हालात ये हुए कि मसूरी में बनी और हिंदुओं की देखरेख में चल रही मशहूर सूफी संत बुल्ले शाह की मजार को भी हाल ही में कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। इसी बीच कोटद्वार में दुकान का नाम बाबा शब्द से शुरू होने पर उपजे विवाद और उसमें मोहम्मद दीपक नाम से एक युवक की एंट्री के बाद हो रहे हंगामे ने इस राज्य की गंगा जमुना तहजीब को चुनौती दे दी है। हालात ये है कि समूची पुलिस और स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाले कोटद्वार की धरती पर मजहबी नफरत से भरा नंगा नाच करते नजर आए। भिड़ना चाह रहे हैं लोग, ये क्या माहौल बना रहे हैं। कोटद्वार में इंसानियत और मजहबी नफरत की इस धर्म युद्ध की चर्चा अब पूरे देश भर में हो रही है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दीपक की तारीफ कर इस पूरे मसले को सत्ताधारी दल के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कोटद्वार का ये धर्म युद्ध न सिर्फ इस राज्य की सरकार की बदनामी कर रहा है बल्कि देश और विदेश में मोदी सरकार की भी एक ऐसा कलंक लग रहा है जिससे वो चाहकर भी धो नहीं पाएंगे। हैरत इस बात की है कि ये सब कुछ उसी उत्तराखंड में हो रहा है जिसे पीएम मोदी अपने दिल के करीब बताते रहे हैं। ये सब उसी राज्य में हो रहा है जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और इसी देश में इसी गंगा जमुना की तहजीब की दुहाइयां दी जाती रही है। राजधानी देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच बाजार में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद जहां लोग सकते में पड़ गए तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही का खामियाजा इस युवती को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में दिन दहाड़े युवती की हत्या, आरोपी ने गला रेतकर मौत के घाट उतारा। युवती को भारी पड़ा शादीशुदा से पीछा छुड़वाना। पुलिस की लापरवाही का खौफनाक नतीजा। राजधानी देहरादून में हुई युवती की हत्या के बाद हर कोई दंग है। शहर के बीच बाजार में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात को जिसने भी करीब से देखा वो हैरान रह गया। सोमवार सुबह 11 बजे जब सब अपने काम पर जा रहे थे, उस समय एक युवती भी रोज की तरह अपने काम पर निकली थी, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। एक युवक जो उससे प्यार करने का दावा करता था, उसी ने धारदार हथियार से मच्छी बाजार में उस युवती की बेरहमी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे घटना स्थल को घेरकर फोरेंसिक जांच शुरू की गई, लेकिन यह सवाल पुलिस की ही कार्यप्रणाली पर खड़ा हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही युवती ने पुलिस से उस युवक से अपनी जान को खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल आरोपी आकाश कुमार और गुंजन के बीच पिछले 2 साल से जान पहचान बताई जा रही थी। गुंजन मच्छी बाजार में दुल्हा कपड़े मार्केट में एक शॉप पर काम करती थी।
कुछ समय पहले ही आकाश कुमार की शादी हुई थी। जब आकाश की शादी हो गई तो गुंजन ने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी, जो आकाश को बिल्कुल पसंद न आई। उसने गुंजन का पीछा करना शुरू किया। इसको लेकर कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच बहस भी हुई थी। हत्या आरोपी ने कुछ दिन पहले ही गुंजन को धमकी भी दी थी, जिसके बाद गुंजन ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के ढीले रवैये के कारण कोई कार्रवाई न हुई, जिसका खामियाजा गुंजन को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती को वार किया, जिससे अस्पताल ले आते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह के जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है। इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। दिन दहाड़े मच्छी बाजार में हुई इस वारदात के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कानून व्यवस्था पर व्यापारी वर्ग नाराज नजर आया। पूरे बाजार को बंद कर व्यापारियों ने अपना विरोध जताया। इस घटना के बाद अब राजधानी देहरादून की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देहरादून में 5 दिन के भीतर ये तीसरी हत्या हुई है। इससे पहले 29 जनवरी को विकासनगर इलाके में 18 साल की नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे ने नाबालिग की उंगलियां, नाक, कान, गला और यहाँ तक कि उसके सर पर भारी पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतारा था। ऋषिकेश में भी 31 जनवरी को महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन वारदातों को देख यही लगता है कि पुलिस का डर राजधानी देहरादून में पूरी तरह से खत्म हो चला है। हरिद्वार जिले का भगवानपुर, जहां पर कानून व्यवस्था को आंख दिखाती खूनी संघर्ष की घटना से दहला हुआ है। रविदास शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भगवानपुर में खूनी संघर्ष, शोभा यात्रा में चली गोलियां, 2 लोगों की गई जान, पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम, कई घरों में तोड़फोड़, आगजनी की भी कोशिश। ये हालात हरिद्वार जिले के भगवानपुर के हैं, जहां रविवार को बनारसी गांव में रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, मगर ये कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। उधर गोलीकांड के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि एक पक्ष की ओर से हमलावर पक्ष के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल भगवानपुर के बनारसी गांव में रविवार को रविदास शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसका समापन मंदिर में हुआ। इसके बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया था। इसके लिए शाम 5 बजे वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तभी युवकों के 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी ऐसी बिगड़ी कि खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 लोगों की हत्या होने के बाद गांव में तनावपूर्ण हालात बन गए। जिले भर से पुलिस को गांव में भेजा गया और पूरा गांव छावनी में तब्दील करना पड़ा। थाना भगवानपुर क्षेत्र के बनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मांगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही काउंट फॉर किया जाएगा।
वहीं पुलिस की ओर से गांव में कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। लेकिन इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हुई थी? क्या शोभा यात्रा के दौरान पुलिस बल तैनात था? और अगर पुलिस बल तैनात था तो उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पुलिस टीम हालातों को समय रहते क्यों नहीं संभाल पाई? ये घटना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाते हैं। ऋषिकेश के वन भूमि प्रकरण में अपने घर जमीन बचाने के लिए शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी और अमित ग्राम के हजारों निवासी सड़कों पर उतरे हैं। यहां नाराज लोगों ने बता दें कि आईडीपीएल से बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रैली निकाली। रैली में करीब 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। दरअसल प्रदर्शनकारी सरकार से वन भूमि प्रकरण में डिफॉरेस्ट का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करे। लोगों ने एसडीएम के जरिए राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन भी भेजा है। अरे तो बड़े दुख का विषय है। आज हजारों हजार लोग, मातृशक्ति, बच्चे अपनी जीवन भर की जो पूंजी लगी हुई है उसके लिए संघर्ष करने में, सड़कों में आने पे बाध्य हुए हैं। सरकारें तो हमारी इतनी असंवेदनशील हो रखी हैं कि पिछले 20 साल से 25 साल से जब तो हमारा राज्य निर्माण हुआ, ये समस्या कब की इसका समाधान हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकारों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निकम्मे पर उनके कारण आज क्षेत्र की जनता को इस तरह सड़कों में उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार को इतिहास से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई हुई है और तानाशाही के विरुद्ध भी है तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वहीं हल्द्वानी में प्री एसआईआर का काम अभी केवल 60 से 65% तक ही हो पाया है। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी बीएलओ को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 20 ऐसे बूथ हैं जहां प्री एसआईआर का काम 60% से नीचे है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले नए वोटर और महिला वोटर पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही आगे की जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। देखिए, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं तो हमारा जो प्री एसआईआर का जो ड्राइव चल रही है, तो हमारा जो मैपिंग का जो परसेंटेज है तो 64-65 के आसपास हमारा अभी हुआ है। कुछ बूथ ऐसे हैं जहाँ पे 50% से नीचे, लगभग 20 बूथ के आसपास है जो जिनका परसेंटेज 50% से नीचे है, तो उस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं। और सभी बीएलओ को हमने घर घर जाके उसका सत्यापन करना और अगर कोई अड़चनें आ रही है तो उसको हमसे शेयर करना, इस तरह से हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी को सामाजिक द्वेष की भावना के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया। दरअसल स्वाति नेगी ने राज्य में खराब होते सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर एक पोस्ट लिखी। स्वाति का आरोप है कि इस पोस्ट को हटाने के लिए उन पर एक पुलिस अधिकारी ने दबाव भी बनाया। जब पोस्ट हटाने के लिए मना किया गया तो झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए भी कहा गया है। स्वाति का कहना है कि पुलिस का डर दिखाकर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि अज्ञात वो होता है जिसका चेहरा दिख रहा है साफ साफ वीडियो में, वो अज्ञात है, और जो सच के लिए खड़ा हो रहा है उसके ऊपर मुकदमा लिखेंगे। वैसे ही जैसे दीपक को धमकी मिली है, मेरे को भी वैसी धमकी मिली है कि मुकदमा लिखेंगे। दीपक ने उसका साथ दिया, उस पर मुकदमा लिखेंगे, और मैंने सच बोल दिया तो मेरे पे मुकदमा लिखेंगे। और बजरंग दल, मैंने आपको बताया, वो मेरे मकान मालिक से बोल के गए कि इस लड़की को घर से निकालो, ये हिंदू विरोधी है। कल को क्या पता दीपक के साथ जैसे मारना है मुझे भी मारने आ जाए। तो भाई मेरी जान को अगर कुछ भी होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की समाधि मंदिर में श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इसमें जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से आए संत महाराज और श्रद्धालु हिस्सा लेते रहेंगे। त्रिदिवसीय इस आध्यात्मिक महोत्सव में मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में देश भर के अनेक
विचारक, मनीषी, दार्शनिक, पूज्य धर्माचार्यगण और साथ ही शीर्षस्थ विभूतियों का आगमन हो रहा है। 4, 5, 6 के इस आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी आएंगे, वो तो कल ही पहुंच जाएंगे यहाँ, और कुछ प्रदेशों के गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी, हमारे राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हो रहा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित भारत का बजट, कहा उत्तराखंड में खुलेंगे संभावनाओं के द्वार, देश की इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली से फिर खाली हाथ लौटे सीएम धामी, कैबिनेट विस्तार के इंतजार में बैठे दिग्गजों का टूटने लगा सब्र का बांध। सवाल आखिर कहां फंस रहा है पेच, क्या 27 से पहले भरे जाएंगे खाली 5 पद। देहरादून में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या से फैली सनसनी, धमकी मिलने की शिकायत के बावजूद नहीं जागी पुलिस, नाराज लोगों ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। और कोटद्वार मामले ने पकड़ा तूल, बीच बचाव करने वाले दीपक पर नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बड़ा सवाल, क्या हंगामा करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के चेहरे पुलिस पहचान नहीं पाई।